नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वाले अध्याय में भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बात की थी, सामान्य परिचय प्राप्त किया था। अब हम बात करेंगे अनुच्छेदों के बारे में कि कौन कौन से अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक हैं और उनमें क्या क्या दिया गया है। तो भाग तीन में अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक के बारे में हम बात करते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेदों में दी गई है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 152। तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 152, इन तीनों अनुच्छेदों में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा में दिया गया है केंद्र और संसद के बारे में, राज्य और विधानमंडल के बारे में, और राज्य के विभिन्न प्राधिकारी संघ हैं वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो है अनुच्छेद 12। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों से असंगत व उसको अल्पीकरण करने वाली विधियां, कि ऐसी कोई भी जो विधि या ऐसा कानून जो कि मौलिक अधिकारों से विपरीत है या मौलिक अधिकारों को सीमित करता है, तो वह कानून असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो उसके बारे में विस्तार से दिया गया अनुच्छेद 13 में। अब बात करते हैं अब बात करेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसमें है समता। इससे समता या समानता भी कहा जा सकता है। समता भारतीय संविधान में समता कहा गया है, या वैसे इसे समानता भी कहा जाता है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 14 में है कानूनी समानता, कि सभी लोगों के लिए समान रूप से कानून कार्य करेगा या सभी लोगों को समान रूप से कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। तो कानूनी समानता है अनुच्छेद 14 में। कानूनी समानता 2 तरीके से है, तो विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये 2 तरीके की समानताएं दी गई हैं कानूनी। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध। तो यह सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव से संबंधित दिया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में धार्मिक स्थान या पूजा स्थल या सिनेमा हॉल या कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव इन आधारों पर नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसका धर्म क्या है, उसका मूल वंश क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका लिंग क्या है और उसका जन्म स्थान के आधार। जैसे कि लिंग के आधार पर आया था कि साबरीमल्ला के जो मंदिर है उसमें महिलाओं को जाने से रोक दिया गया था। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार का जो भेदभाव किया जाएगा किसी व्यक्ति के साथ, वह संविधान में कहा गया है कि वह असंवैधानिक होगा और या विधि के विपरीत होगा। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब नौकरियों में जो अवसर की समानता के बारे में दिया गया है वह अनुच्छेद 16 में दिया गया है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, सभी को समान रूप से नौकरियों में अवसर दिया जाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। तो ऊंच नीच के जो अंत की बात कही गई है, अस्पृश्यता का अंत की बात कही गई है, अनुच्छेद 17 में कही गई है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियां हैं जैसे कि पहले राजा, महाराजा, नाइट, जो अंग्रेजी उपाधि हुआ करती थी, रानी और आदि जो महारानियां जो उपाधियां लिया करती थी, जिससे कि एक अलग सा प्रभाव पड़ता था कि यह एक अलग व्यक्ति है, जैसे कि महाराजा हुआ करते थे। तो ये जो उपाधियां हैं उन सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है और उन उपाधियों के अलावा सिर्फ शिक्षा व सेना, इन 2 उपाधियों के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि को धारण नहीं कर सकता है। ये 2 उपाधियां ही हैं जिसे धारण किया जा सकता है। और लोक नियोजन में अवसर की समानता, यह नौकरियों में समानता है। और धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध, यह सामाजिक समानता के बारे में है। सामाजिक समानता, तो यह सामाजिक समानता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन से संस्थान आते हैं? तो पहले आता है केंद्र व संसद, राज्य
व विधानमंडल और विभिन्न प्राधिकारी संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो राज्य के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं राज्य की परिभाषा किन किन अनुच्छेदों में दी गई है। तो भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में राज्य की परिभाषा है? तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 152, इन तीनों अनुच्छेदों में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 है मौलिक अधिकारों से असंगत मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों से असंगत व उसको अल्पीकरण करने वाली विधियां, उसको अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो मौलिक अधिकारों से असंगत व उसको अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में अनुच्छेद 13 में दिया गया है। अनुच्छेद 13(1) में क्या कहा गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व की विधि, तो संविधान लागू होने से पूर्व की कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों को से असंगत है तो वह विधि निष्क्रिय हो जाएगी, लेकिन समाप्त नहीं होगी, और मौलिक अधिकारों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हटाने पर वह पुनः सक्रिय हो जाएगी। तो संविधान लागू होने से पहले की कोई भी विधि से पहले की कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से अधिकारों से असंगत है, असंगत मतलब विपरीत, असंगत है, तो वह निष्क्रिय हो जाएगी या शून्य हो जाएगी। पर मूल अधिकार सीमित नहीं होंगे। तो संविधान लागू होने से पूर्व की कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों से असंगत है वह निष्क्रिय हो जाएगी या वह न्यून हो जाएगी, लेकिन मूल अधिकार सीमित नहीं होंगे। अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है ये बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13(2). अनुच्छेद 13(2) में राज्य के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि राज्य द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा कि जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत है। राज्य द्वारा कोई भी ऐसा कानून या राज्य द्वारा कोई भी ऐसी विधि या ऐसा अधिनियम नहीं बनाया जाएगा, विधि
या अधिनियम नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं। तो मौलिक अधिकारों से विपरीत है, और अगर ऐसा होता है या तो मौलिक अधिकारों या मौलिक अधिकारों से विपरीत कानून असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो राज्य द्वारा कोई भी ऐसी विधि या कानून या अधिनियम नहीं बनाया जाएगा जो कि मौलिक अधिकारों से विपरीत है। अगर ऐसा बनाया जाता है तो उस मौलिक अधिकारों ये वो अधिनियम का वह भाग असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो कि मौलिक अधिकारों से विपरीत होगा। अब ये कार्य कौन करेगा कि वह अधिनियम विपरीत है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? तो इसका फैसला करेगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट भी कहा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देती हैं। की शक्ति प्रदान करती हैं। तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के द्वारा न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो यही न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा, इसी न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा राज्य द्वारा जो भी कानून या संसद के द्वारा कोई भी कानून जो पारित किया जाता है उसकी न्यायालय द्वारा जांच की जा सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन होता है न्यायिक पुनरावलोकन। यह न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ जांच करना होती है न्यायालय के द्वारा। तो न्यायालय के द्वारा विधि की जांच करना,
तो न्यायालय द्वारा विधि की जांच करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। और न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? देश से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। अमेरिका के संविधान से ली गई है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा है वह मौलिक अधिकार वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित वादों के बारे में कि कौन कौन से वाद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। तो पहला वाद है शंकरी प्रसाद भारत संघ वाद 1951, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, फिर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, और सबसे महत्वपूर्ण है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो शंकरी प्रसाद भारत संघ वाद जो 1951 में आया और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में, ये दोनों वाद जो थे उनमें एक ही फैसला न्यायालय के द्वारा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। तो संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया इन दोनों वादों में। अब बात करेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें यह कहा गया कि संसद द्वारा संसद को मूल अधिकारों में परिवर्तन करने पर रोक लगा दी गई थी। तो इसमें कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों में न तो परिवर्तन कर सकती है और न ही उसे कम कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संसद पर मूल अधिकारों में परिवर्तन करने पर रोक लगाई गई थी। तो कौन सा वाद था? तो वो आएगा गोलकनाथ वाद। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद आएगा, उसमें संसद पर सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों में परिवर्तन करने पर रोक लगा दी थी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण वाद केशवानंद भारती वाद। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाद है। इसके बारे में कई बार पूछा जाता है कि केशवानंद भारती वाद कब आया था? तो 1973 में आया था। किससे संबंधित है? तो केशवानंद भारती केरल वाद, तो केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य का है ये वाद, केशवानंद भारती वाद 1973 का। इसमें यह कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना। मूल ढांचे में, तो मूल ढांचा ये एक बहुत नया शब्द निकल के आया था कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती हैं मौलिक संसद। तो मूल ढांचे की अवधारणा या आधारभूत ढांचे की अवधारणा, मूल ढांचे की अवधारणा या आधारभूत ढांचे की अवधारणा, ये किस वाद से संबंधित है? मूल ढांचे की अवधारणा या आधारभूत ढांचे की संकल्पना केशवानंद भारती वाद से संबंधित है। या संविधान के मूल ढांचे की बात किस वाद में कही गई थी? तो वह है केशवानंद भारती वाद में कही गई थी। तो ये चार वाद हैं जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों से संबंधित तीन सिद्धांतों की बात करेंगे। तीन सिद्धांत हैं, पृथकीकरण का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत। सबसे पहले बात करेंगे पृथकीकरण का सिद्धांत। पृथकीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी अधिनियम का कोई भी भाग जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो अधिनियम के उस भाग को पृथक कर दिया जाएगा या उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन पूरे अधिनियम को कभी भी असंवैधानिक या उसे समाप्त नहीं किया जाएगा। तो अधिनियम से संबंधित है। तो किसी भी अधिनियम का वह भाग जो मौलिक अधिकारों से विपरीत है या विरुद्ध है, तो
उस अधिनियम का वह भाग जो असंवैधानिक है, संवैधानिक है उसे शून्य या पृथक कर दिया जाएगा पूरा अधिनियम नहीं, नियम को समाप्त नहीं किया जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा तो कभी भी कोई भी अधिनियम पारित हो रहा है और उस पूरे अधिनियम का कोई ऐसा भाग है जो कि मौलिक अधिकारों के विपरीत या असंगत होगा, तो उस अधिनियम का वह भाग समाप्त कर दिया जाएगा या न्यून कर दिया जाएगा या निष्क्रिय कर दिया जाएगा जो कि मौलिक अधिकारों के विपरीत है। पूरा अधिनियम को समाप्त नहीं किया जाएगा। ये पृथकीकरण का सिद्धांत है। अधित्याग का सिद्धांत, त्याग, अधित्याग का सिद्धांत। सिद्धांत यह है विश्वेश्वरनाथ वाद, विश्वेश्वरनाथवाद से संबंधित है। तो अधित्याग का सिद्धांत विश्वेश्वरनाथवाद से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि संविधान के द्वारा, संविधान में यह लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने अधिकारों को त्याग नहीं सकता है। तो मौलिक अधिकार जो होंगे वह किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी इच्छा से नहीं त्यागे जा सकते हैं। तो संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अधिकार नहीं त्याग सकता है। नहीं त्याग सकता है। तो त्यागने से याद रहेगा अधित्याग का सिद्धांत किससे संबंधित है? अधित्याग का सिद्धांत विश्वेश्वरनाथवाद से संबंधित है। और संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा हुई कि हाँ भाई अपने अधिकार त्याग दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो यह है आच्छादन, अधित्याग का सिद्धांत कहलाता है। अब बात करेंगे आच्छादन के सिद्धांत की बात। आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत भीखाजी बनाम मध्य प्रदेशवाद, 1955 का ये वाद है। 1955 में आया था आच्छादन का सिद्धांत, भीखाजी बनाम मध्य प्रदेशवाद।
इसमें यह कहा गया था कि संविधान लागू होने से पूर्व की कोई भी विधि जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत है, उस विधि को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, उस विधि का वह भाग निष्क्रिय हो जाएगा जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत है, और मौलिक अधिकारों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हटाने पर वह पुनः सक्रिय हो जाएगा। तो आच्छादन का सिद्धांत संविधान लागू होने से पूर्व की विधि के ऊपर है। तो संविधान लागू होने से पूर्व की विधि के ऊपर यह वाद है, लागू होने से पूर्व की विधि जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, कारों के विपरीत है तो उसका वह भाग निष्क्रिय हो जाएगा। शून्य हो जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं। और मौलिक अधिकारों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हटाने पर वह पुनः सक्रिय हो जाएगी। तो ये आच्छादन का सिद्धांत संविधान लागू होने से पूर्व की विधि के ऊपर आधारित है। ये भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश वाद है जो कि 1955 में आया था। इसमें यह कहा गया था संविधान लागू होने से पूर्व की विधि जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत है उसका वह भाग निष्क्रिय हो जाएगा जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत है, और मौलिक अधिकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटाने पर वह पुनः सक्रिय हो जाएगा। यह आच्छादन का सिद्धांत कहलाता है।